आदर्शिक विभाजन में आइए आज देखते हैं प्रोफेसर आर.एल. सिंह द्वारा भारत का सीमांकन। यानी कि प्रोफेसर आर.एल. सिंह भारत को कितने भागों में विभाजित किए थे भारत का सीमांकन में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोफेसर आर.एल. सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे और एक जाने माने क्षेत्रीय भूगोल या अर्बन भूगोल के जोग्राफर थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किए कि 1971 में अपनी एक पुस्तक लिखे जिसका नाम था भारत एक प्रादर्शिक भूगोल, यानी कि इंडिया और रीजनल ज्योग्राफी एक बुक लिखे। उसमें उन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण की बात की है। जब वो प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण कर रहे थे तो उसमें उन्होंने मुख्य रूप से संरचना यानी कि स्ट्रक्चर की बात की, धरातल यानी कि सरफेस के बारे में बात की, उसके बाद से मिट्टी और जलवायु को ध्यान में रखते हुए या तो अकेले या सामूहिक रूप से इसको आधार मानते हुए अपने प्रदेशों को निर्धारण में इसका उल्लेख किया। तो मुख्य रूप से अगर उनका मतलब कि जो प्रदेशों में विभाजन था तो उन्होंने कुछ बृहद प्रदेशों यानी कि मैक्रो रीजन में भारत को बांटने की बात की। तो जो बृहद प्रदेश में बांटने की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने मुख्य रूप से जो आधार माना उसमें भौगोलिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद से क्या हुआ कि धरातल यानी कि सरफेस को ध्यान में रखे, प्राकृतिक दशा यानी कि नेचुरल कंडीशन उस क्षेत्र की कैसी है और मुख्य रूप से वहाँ पे स्थिति कहाँ है। मतलब कि ये है कि उन्होंने मुख्य रूप से चार ऐसे मतलब कि प्राकृतिक आधार माने जिसके आधार पे उन्होंने भारत को बृहद प्रदेशों में यानी कि मैक्रो रीजन में बांटने की बात की, जिसमें भूगर्भिक संरचना, धरातल, प्राकृतिक दशाएं और स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चार बृहद प्रदेशों में बांटने की बात करते हैं। जो जो मुख्य रूप से उनका चार बृहद प्रदेश था उसमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उनका था विशाल मैदान, तीसरा उनका था प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश और चौथा उनका था भारतीय तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। यानी कि उनका ये मानना था कि इनके आधार पर चार बृहद प्रदेशों पर बांटा जा सकता है। उनका ऐसा मानना था कि प्रत्येक जो बृहद प्रदेश होते हैं उसमें जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जनसंख्या और बस्ती वितरण का प्रारूप, सांस्कृतिक विशेषता, आर्थिक विकास व भावी विकास की संभावनाओं की दृष्टि से एक दूसरे से क्या है स्पष्ट रूप से भिन्न है। इसलिए उन्होंने भारत को चार बृहद प्रदेशों में बांटने की बात करते हैं। आइए देखते हैं उनका विभाजन क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि उन्होंने अपने वर्गीकरण में मुख्य रूप से चार बृहद प्रदेशों के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर देखे कि चार कौन कौन से बृहद प्रदेश था। उसके बाद से उसको फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं यानी कि उप विभाजन करते हैं 28 मध्यम प्रदेश यानी कि मेसो रीजन में। उसके बाद से फिर उसका सब डिवीज़न करते हैं जो 66 प्रथम क्रम यानी कि फर्स्ट आर्डर के रूप में विभाजित करते हैं। फिर उसके बाद से उन्होंने 192 सेकेंड आर्डर के रूप में विभाजित करते हैं। आइए देखते हैं कि उनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन था मैक्रो रीजन का वो कौन कौन सा था। तो मुख्य रूप से जो मैक्रो रीजन था उन्होंने चार भागों में बांटे थे। पहला जो था हिमालय पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमालय माउंटेनियस रीजन, दूसरा उनका था ग्रेट प्लेन रीजन और तीसरा उनका था प्रायद्वीपीय रीजन और जो उनका चौथा था भारतीय तट एवं द्वीप समूह। यानी कि मुख्य रूप से इस मैप में देखा जा सकता है कि जो भारत का उत्तरी और ये उत्तर पूर्वी जो वाला जो हिमालय क्षेत्र था यानी कि जो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र था उसको उन्होंने एक बृहद प्रदेश के रूप में माना और फिर उसके बाद से उनका क्या हुआ कि मेसो रीजन में विभाजित किए। उसके बाद से जो उसके दक्षिणी भाग में जो बृहद पूरा मैदानी क्षेत्र था वो चाहे आप राजस्थान से लेकर आप पंजाब वाला से लेकर उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए या आप कह लीजिए बंगाल वाला जो क्षेत्र था या असम वाला क्षेत्र था, ये बृहद जो समतली मैदानी क्षेत्र था उन्होंने उसको एक बृहद प्रदेश का नाम दिया जिसको बोलते हैं विशाल मैदान का क्षेत्र। उसके बाद से जो तीसरा उनका डिवीज़न था यानी कि जो मुख्य रूप से जो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसमें तटवर्ती और द्वीप समूह को छोड़कर जो पूरे उच्च भूमि क्षेत्र है उसको उन्होंने प्रायद्वीपीय उच्च प्रदेश के रूप में विभाजित करने की बात करते हैं। उसके बाद से जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यानी कि जो पूर्ववर्ती की तरफ या पश्चिम भारत की तरफ जो
किनारे पर तटवर्ती मैदान यानी कि तटवर्ती प्लेन जो है और द्वीप समूह है उसको उन्होंने एक प्रदेश के रूप में, एक बृहद प्रदेश के रूप में विभाजन किया और फिर इसके बाद से इसको क्या हुआ कि सब डिवीज़न यानी कि उप विभाजन किए। तो आइए देखते हैं कि जो उनका हिमालय रीजन था उसको कितने भागों में उन्होंने बांटने की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जो विशाल प्रदेश है उनको उन्होंने पहला मतलब रीजन माना। तो जब विशाल प्रदेश यानी कि ग्रेट प्लेन के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से उन्होंने जो ग्रेट प्लेन था उसको 6 भागों में बांटने की बात करते हैं। जो उसमें से पहला उनका विभाजन था वो राजस्थान मैदान, यानी कि जो राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है यानी कि अरावली के जो पश्चिमी क्षेत्र है या अरावली के आसपास वाले जो क्षेत्र था उस पूरे बृहद प्रदेश को मिलाकर उन्होंने एक राजस्थान मैदान के नाम देते हैं, यानी कि राजस्थान मैदान के रूप में इसको चिन्हित किए। उसके बाद से जो अगला उनका विभाजन होता है वो होता है पंजाब का मैदान, यानी पंजाब के मैदान के बारे में जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो पंजाब है या हरियाणा और दिल्ली वाला चंडीगढ़ वाला जो क्षेत्र होता है उसको मिलाकर उन्होंने एक बृहद प्रदेश के रूप में देखा जिसको बोलते हैं पंजाब का मैदान। उसके बाद से जो तीसरा उनका विभाजन होता है ऊपरी गंगा के मैदान यानी कि अपर गंगा मैदान के बारे में बात करते हैं। अगर अपर गंगा के मैदान के बारे में बात करते हैं तो ये खास करके आपके यूपी के जो यूपी के पश्चिमी क्षेत्र है यानी कि पश्चिमी यूपी वाला जो पूरा क्षेत्र होता है उसको उन्होंने अपर गंगा मैदान यानी कि ऊपरी गंगा के मैदान के रूप में विभाजित किया। उसके बाद से मध्य गंगा के मैदान यानी कि मध्य गंगा के मैदान के बारे में बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी यानी कि पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र होता है और संपूर्ण बिहार वाला क्षेत्र को जब मिला दिया जाता है तो उसको उन्होंने एक प्रदेश का नाम दिया जिसका नाम है मध्य गंगा का मैदान यानी कि मिडिल गंगा प्लेन के रूप में जाने। उसके बाद से उनका जो अगला डिवीज़न था वो था निम्न गंगा के मैदान यानी कि लोअर गंगा के मैदान। लोअर गंगा के मैदान के रूप में उन्होंने उसको डिवाइड करने की बात करते हैं। तो जो लोअर गंगा का मैदान था उसमें मुख्य रूप से जो बंगाल वाला जो क्षेत्र होता है उसको उन्होंने लोअर गंगा के मैदान के नाम से जाना। उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न था उसको असम घाटी यानी कि असम घाटी या ब्रह्मपुत्रा घाटी यानी ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा जो जमा किया हुआ जो मलबा था, जो समतली क्षेत्र था, जो उपजाऊ भूमि थी, उसको उन्होंने एक प्रदेश का नाम दिया जिसको असम घाटी के नाम से जानते हैं, असम घाटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से आइए अगला उनका देखते हैं। तो दूसरा उनका जो बृहद प्रदेश था वो था हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र मतलब हिमालय माउंटेनियस रीजन, इसको उन्होंने 5 भागों में बांटने की मुख्य रूप से बात करते हैं। तो जो पहला उनका भाग था वो हिमालय प्रदेश था, यानी कि जो संपूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर क्षेत्र में या लद्दाख वाले जो क्षेत्र में फैला हुआ जो क्षेत्र है बृहद, उसको उन्होंने हिमालय प्रदेश यानी कि हिमालयन रीजन के बारे में बात करते हैं, उसको उसमें विभाजित किए। उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न था वो हिमाचल प्रदेश, यानी कि जम्मू कश्मीर के नीचे जो मुख्य रूप से जो हिमाचल प्रदेश है उसमें जो मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं उसको उन्होंने हिमाचल प्रदेश या हिमालय प्रदेश के रूप में, हिमाचल प्रदेश के रूप में उन्होंने विभाजित किया। जस्ट उसके जब नीचे जाते हैं तो उत्तराखंड, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको उन्होंने उत्तराखंड रीजन के नाम से जाना। उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न था पूर्वी हिमालय प्रदेश, यानी कि खास करके जो उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में जो अरुणाचल प्रदेश हो गया या नागालैंड वाला जो क्षेत्र है वो उस क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र फैला हुआ है उसको उन्होंने एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं पूर्वी हिमालयन रीजन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद से आप देखिए मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र में जो उच्च पहाड़ी क्षेत्र है उसको उन्होंने पूर्वांचल के नाम देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से हिमालय का मतलब कि क्या होता है कि हिमालय बैंड होती है, बैंड होने के बाद से क्या होता है कि दक्षिणी भारत की तरफ से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाते हुए समाप्त हो जाती है। तो यानी कि इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने पूर्वांचल रीजन के नाम से जाने। फिर से आइए देखिए अगला उनका बृहद प्रदेश कौन था। तो अगला जो बृहद प्रदेश था उनका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि यानी कि पेनिसुलर रीजन या पेनिसुलर हाई रीजन के बारे में बात करते हैं। तो पेनिसुलर हाई रीजन के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि उनका पहला कौन सा रीजन था। तो जो इनका पहला रीजन था उदयपुर ग्वालियर प्रदेश, यानी कि उदयपुर ग्वालियर के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये आपका ये राजस्थान का जो दक्षिणी मध्य वाला जो क्षेत्र होता है वो, और फिर ये मध्य प्रदेश का जो उत्तरी या पश्चिमी उत्तरी वाला जो क्षेत्र होता है उसको उन्होंने शामिल करते हुए एक बृहद प्रदेश का नाम देते हैं जिसको उदयपुर ग्वालियर रीजन के नाम से जाना जाता है।
जो अगला उनका डिवीज़न था, अगला डिवीज़न उनका था मालवार प्रदेश, यानी कि मालवा रीजन। तो मालवा रीजन की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो राजस्थान है उसके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और आपका ये मध्य प्रदेश वाला जब क्षेत्र को शामिल कर दिया जाता है तो इसको बोला जाता है मालवा प्रदेश के नाम से। यानी कि अगला जो उनका डिवीज़न था मालवा प्रदेश के रूप में था। उसके बाद उन्होंने बुंदेलखंड प्रदेश के रूप में विभाजित किया। यानी जब बुंदेलखंड के बारे में बात करते हैं तो खास करके जो मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र है, जब उसको शामिल किया जाता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र बनता है। तो उन्होंने अपने जो सब डिवीज़न था, जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि थे, उसमें बुंदेलखंड प्रदेश को एक चिन्हित किया। उसके बाद से जो अगला उनका विभाजन था विंध्याचल और बघेलखंड वाला क्षेत्र। यानी विंध्याचल और बघेलखंड वाला जब क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो जो बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में था या दक्षिणी पूर्वी भाग वाला जो बृहद प्रदेश था उसको उन्होंने विंध्याचल और बघेलखंड रीजन के नाम से चिन्हित किया और उसको एक रीजन के रूप में माना। आइए जो इनका आगे वाला देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि था उसका अगला डिवीज़न क्या था। तो जो विंध्याचल वाला के आगे वाला जो क्षेत्र था उसके बाद से उन्होंने छोटा नागपुर प्रदेश के रूप में विभाजित किया। जब छोटा नागपुर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से आपको झारखंड और बंगाल के जो पुरुलिया वाला जो क्षेत्र होता है उसको शामिल करते हुए एक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया, जिसको हम लोग छोटा नागपुर रीजन के नाम से जानते हैं। जो अगला उनका डिवीज़न था वो मेघालय मिकिर प्रदेश था। मेघालय मिकिर प्रदेश यानी कि मुख्य रूप से जो ये शिलांग के पठार वाला जो क्षेत्र होता है या जो मेघालय वाला जो पठारी क्षेत्र है उसको उन्होंने शामिल करते हुए मेघालय मिकिर प्रदेश के नाम से एक प्रदेश के रूप में एक विभाजन किया। उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न था महाराष्ट्र प्रदेश, यानी कि महाराष्ट्र रीजन के बारे में बात करते हैं। जब महाराष्ट्र रीजन के बारे में बात करते हैं तो संपूर्ण रूप से जो महाराष्ट्र वाला रीजन है या ऐसे कह सकते हैं कि जो दक्कन लावा वाला जो क्षेत्र है उसको उन्होंने एक प्रदेश के रूप में विभाजन किया, जिसको महाराष्ट्र रीजन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न था वो छत्तीसगढ़ रीजन का था। तो छत्तीसगढ़ रीजन वाले में मुख्य रूप से देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र होता है उसको उन्होंने उसमें शामिल करते हुए उसको एक क्षेत्र का नाम देते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ प्रदेश बोला जाता है। उसके बाद से उड़ीसा भूमि प्रदेश, यानी कि उड़ीसा भूमि प्रदेश की जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के जो मतलब कि पूर्वी वाला जो क्षेत्र होता है, जो नीचे फैला हुआ जो क्षेत्र है, ये भी एक कहीं ना कहीं एक उच्च भूमि होता है। तो इसलिए उन्होंने एक उसको प्रदेश का नाम देते हैं, जिसको उड़ीसा भूमि प्रदेश बोला जाता है। फिर उसके बाद से अगला उनका डिवीज़न देखते हैं दंडकारण्य रीजन। यानी कि दंडकारण्य रीजन के बारे में जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो दंडकारण्य वाला जो रीजन है वो आपका जो छत्तीसगढ़ है उसके दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है, और जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी वाला क्षेत्र होता है उसको जब शामिल कर दिया जाता है तो एक प्रदेश का निर्माण होता है, जिसको दंडकारण्य प्रदेश के रूप में उन्होंने माना। उसके बाद से कर्नाटक प्रदेश, यानी कि जब कर्नाटक प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो आपको संपूर्ण रूप से जो कर्नाटक जो प्रदेश है वो इसमें जो कर्नाटक का जो प्लेटू होता है उसको शामिल करते हुए उन्होंने जो दक्कन वाला जो क्षेत्र है उसको शामिल करते हुए एक प्रदेश का नाम देते हैं, जिसको हम लोग दक्कन ये कर्नाटक के पठार के रूप में जानते हैं। उसके बाद से आंध्र के पठार। अब आंध्र की पठार की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा कि 1971 में उस समय आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि जब आंध्र के पठार के रूप के बाद पठार के बारे में बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से जो तेलंगाना वाला पठार होता है उसके बारे में बात किया जाता है। यानी कि जो तेलंगाना वाला मुख्य रूप से जो तेलंगाना वाला जो क्षेत्र पठारी क्षेत्र था उसको उन्होंने एक प्रदेश के रूप में विभाजित किया, जिसको आंध्र पठार के नाम से जाना जाता है। जो अगला उनका डिवीज़न था तमिलनाडु दक्षिणी सह्याद्री प्रदेश। अब ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसको तमिलनाडु और दक्षिणी सह्याद्री प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे पूरा एक मतलब कि सरगरी जो नैरो माइंडेड मतलब उच्च पहाड़ी क्षेत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं, यानी कि पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तब पश्चिमी घाट को ही इसमें डिवीज़न दिया जाता है। जो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको उत्तरी सह्याद्री प्रदेश बोला जाता है। जो उसके बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको मध्य सह्याद्री प्रदेश बोला जाता है। जो उसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है जिसमें नीलगिरी और उसके आसपास वाला जो क्षेत्र शामिल होते हैं उसको दक्षिणी सह्याद्री प्रदेश बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दक्षिणी सह्याद्री प्रदेश और उसके आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको उन्होंने शामिल करते हुए एक प्रदेश का नाम देते हैं, जिसको दक्षिणी सह्याद्री और तमिलनाडु और दक्षिणी सह्याद्री प्रदेश के नाम से जाना जाता है।
फिर आइए देखते हैं उनका जो चौथा बृहद प्रदेश था उसको उन्होंने तटीय भारतीय तट और द्वीप समूह के नाम देते हैं। जब भारतीय तट और द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो पूरे इंडिया के, चाहे वो पूर्वी घाट के जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके पूर्वी तट हो चाहे पश्चिमी तट हो, उसके आसपास के जितने भी तटवर्ती मैदानी क्षेत्र होता है उसको एक प्रदेश के रूप में शामिल करते हुए एक बृहद प्रदेश का नाम देते हैं। और उसके साथ साथ जो उसके अरब सागर में और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो दो आपका वो ग्रुप ऑफ आइलैंड मतलब कि द्वीप समूह मिलते हैं जिसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, उसको इस प्रदेश में शामिल करते हुए एक प्रदेश मतलब बृहद प्रदेश के रूप में विभाजन करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से विभाजन करते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाता है कि जो भारतीय तट और द्वीप समूह है उसको उन्होंने 4 भागों में बांटने की बात करते हैं। तो जो पहला उनका भाग था गुजरात प्रदेश, यानी कि संपूर्ण रूप से जो गुजरात वाला जो क्षेत्र होता है, जो सौराष्ट्र से लगा हुआ वाला जो क्षेत्र होता है उसको शामिल करते हुए उन्होंने एक गुजरात प्रदेश के नाम से एक प्रदेश को चिन्हित करते हैं। उसके बाद से जो सरकारी क्षेत्र है, यानी कि जो आपका जो इधर आपका वेस्टर्न घाट वाला पार्ट पड़ता है, जो उसके वेस्टर्न घाट के पश्चिमी क्षेत्र पे जो अरब सागर से लगा हुआ जो तट था वहाँ पे एक नैरो सरकारी मैदानी तटवर्ती क्षेत्र मिलता है जिसको उन्होंने पश्चिमी तट प्रदेश यानी कि वेस्टर्न कोस्टल रीजन के नाम से जाना। यानी कि जो यहाँ से पूरा यहाँ तक जो फैला हुआ जो क्षेत्र था उसको उन्होंने पश्चिमी तट मैदान के रूप में चिन्हित किया। उसके बाद से उन्होंने अगला जो उनका डिवीज़न था यानी कि तीसरा जो डिवीज़न था वो पूर्वी तटीय प्रदेश, यानी कि जो मुख्य रूप से जो पूर्वी घाट वाले क्षेत्र में, यानी कि जो उड़ीसा से चलकर पूरा जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र में, यानी कि मुख्य रूप से जब भी बात करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका पड़ता है नर्दर्न सरकार, जो इसके आसपास वाला जो क्षेत्र पड़ता है इसको कोरोमंडल वाला क्षेत्र। यानी कि जो पूर्वी घाट है, जो पूर्वी घाट जो ऊंची भूमि होता है उसके जो पूर्व साइड में जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो तटवर्ती क्षेत्र है जहाँ पे एक सरकारी मतलब कि सरकारी तो नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर मतलब पश्चिमी घाट की अगर तुलना करते हैं तो पश्चिमी घाट की अपेक्षा जो पूर्वी घाट की तरफ में जो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र पड़ता है वो उसकी अपेक्षा थोड़ी सी चौड़ी है। तो यानी ये बंगाल की खाड़ी की तरफ पूरा मतलब कि लगा हुआ जो तटवर्ती क्षेत्र था, जो मैदानी क्षेत्र था, उसको उन्होंने एक प्रदेश के रूप में जाना जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी तटवर्ती प्रदेश के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद से जो अगला उनका डिवीज़न था भारतीय द्वीप समूह। तो जब भारतीय द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं तो भारतीय द्वीप समूह में उन्होंने मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं। यानी कि जो एक उनको अरब सागर में मिलता है द्वीप समूह जिसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह, उसको उन्होंने एक उस शामिल किया। उसके बाद से जो आपको बंगाल की खाड़ी में जो एक बहुत बृहद मतलब कि द्वीप समूह मिलता है जिसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है, उसको उसमें शामिल करते हुए यानी कि उनका जो तटवर्ती और द्वीप समूह में जो चौथा उनका जो डिवीज़न था उसको उन्होंने लक्षद्वीप और अंडमान के रूप में एक प्रदेश के रूप में चिन्हित किया, जिसको उन्होंने एक मतलब कि मेसो रीजन के बारे में बात करते हुए इसका एक डिवीज़न किया। क्योंकि इनका एक मानना था कि जो भी एक बृहद प्रदेश होता है वो कहीं ना कहीं आप उसको देखेंगे तो चाहे वहाँ के जलवायु हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे बस वनस्पति हो, चाहे वहाँ के धरातल बनावट हो या वहाँ विकास की संभावनाएं हो, अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये बृहद रूप से जो एक बृहद प्रदेश होता है दूसरे बृहद प्रदेश में इसकी भिन्नता पाई जाती है। और जो एक बृहद प्रदेश के अंदर जो प्रदेश होते हैं उसमें कहीं ना कहीं समानता पाई जाती है। इस आधार पर उन्होंने ये माना कि जो क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे से समान पाए जाते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से, बस्ती के रूप से, चाहे जलवायु के हिसाब से, चाहे धरातली दशा के हिसाब से अगर समान पाए जाते हैं तो उससे उन्होंने एक मेसो रीजन के बारे में बात करते हैं। अब मेसो रीजन के बारे में बात करने के बाद से अब उनका जो अगला डिवीज़न था जो फर्स्ट आर्डर और सेकंड आर्डर के रूप में था, तो जो फर्स्ट आर्डर था उसमें उन्होंने 66 यानी कि 66 फर्स्ट आर्डर के बारे में बात की थी और 192 सेकंड आर्डर के बारे में बात की थी। तो यह बहुत ही माइक्रो रीजन हो जाता है, यानी कि इतने सूक्ष्म रीजन के बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोफेसर आरएल सिंह द्वारा जो बांटा गया था उसमें फर्स्ट आर्डर कितने थे, सेकंड आर्डर कितने थे। अगर इतना आपको पता है तो बस इतने से आपको हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से आपको जो बृहद प्रदेश है यानी कि माइक्रो रीजन है और फिर उसके बाद से मध्यम यानी कि मेसो रीजन है, अगर इतना आप जानते हैं तो इतना एनफ होता है। इतनी जानकारी आपके पास होना चाहिए। धन्यवाद।